चलिए, आज की क्लास में हम सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा एक नया टॉपिक चालू होगा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स हमारा होता है कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। अब कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे, पहले हमको ये जानना है ना, कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। कोई पूछे कि कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा क्या है या होता क्या, तो हम क्या बताएंगे? हमने कहा अ सेंटेंस इन विच वी फाउंड टू आर मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉज, कि वो वाक्य जिसमें हमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज मिलते हैं, एंड इट इज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये क्या काहे से जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग, एंड इट इज ज्वाइंड बाय, और यह जुड़े होते हैं काहे से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं जो सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज, वही वाक्य हमारा क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कि वे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं तथा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक चीज ये देखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। सबसे पहले क्योंकि एक एक शब्द को समझिएगा तभी समझ में आएगा। प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या, कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं ये बताओ। अब देखिए, हमने एक और वाक्य लिखते हैं। हमने ये वाक्य लिखा, ही इज पुअर। क्या लिखा हमने? ही इज पुअर। फिर हमने लिख दिया ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट। प्रिंसिपल क्लॉज समझिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है कि जहां पर वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर दे। मतलब अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसको किसी दूसरे चीज की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कहा गया ही इज पुअर, वह गरीब है, पूरा वाक्य का अर्थ आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर कहा जाए ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज कहिए चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिए, दोनों एक है। मतलब जहां पर वाक्य अपना पूरा अर्थ दे, जहां पर वाक्य अपना क्या दे? पूरा अर्थ दे। जैसे एक ये है ही इज पुअर, पूरा अर्थ निकल रहा है, वह क्या है? गरीब है। फिर कहता है ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है? ईमानदार। तो दोनों वाक्यों के अपने अपने पूरे अर्थ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो जहां पर जो वाक्य अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट करता है वही वाक्य वही हमारा क्या कहलाता? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ठीक है। अब इसको जोड़ने के लिए फिर कहता है इसको ज्वाइन कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आपका एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? फैन बॉयज, FANBOYS। क्या? फैन बॉयज। ये हमारी क्या है? एक ट्रिक है। अब यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हमारे कई होती है, ठीक है। ये फिर भागों में विभक्त है, जैसे कुमुलेटिव हो गया, एडवर्सेटिव हो गया, इलेटिव हो गया। लेकिन इनके भी कुमुलेटिव में कई हैं, इलेटिव में कई हैं। लेकिन यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से जो 7 हमने लिख दिए हैं, ये हमारे 7 क्या हो जाएंगे? कुमुलेटिव या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन कौन से हैं? एफ फॉर हमारा क्या हो जाएगा? एफ फॉर फॉर, एफ फॉर फॉर। अब ये हमारे 7 हैं। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है हमारे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से? फैन बॉयज। अब ये हमको काम कहां पर देंगे, मदद कहां पर देती है? जैसे एक वाक्य दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें कहा जाए कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आप अपने दिमाग में सिर्फ ये ट्रिक रखिएगा, जहां पर ये सब मिल जाए वहां पर समझ जाना हमारा कौन सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए एफ
से क्या होता है फॉर मीन्स क्योंकि। अगला है ए से क्या होता है एंड मीन्स और। अगला है एन मीन्स नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, तो ना केवल बल्कि। बी फॉर बट मीन्स लेकिन। अगला हमारा ओ से हमारा होता आर भी होता है और अदरवाइज भी होता है, अथवा या अन्यथा। आर मीन्स अथवा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा। अगला हमारा है एट माने फिर भी। नेक्स्ट है हमारा स्टिल या सो। स्टिल माने होता है फिर भी और सो मीन्स होता है इसलिए। ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब यहां पर देखिए कहता है ही इज अ पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। कंट्राडिक्टी वाक्य में क्या है कंट्राडिक्टी है, या इसको हम कहते हैं एडवर्सेटिव भी है, विरोध आपस में एक दूसरे का प्रकट कर रहे हैं कि वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे बताइए, बताओ जल्दी बताओ। हम इसको जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो इसमें से कोई एक मिला हमको, क्या मिल गया बट मिल गया। तो हम इसको कह सकते हैं ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। या इसको हम ऐसे भी, एक तरीका ऐसे भी हम कर सकते हैं क्या कि देखो यहां पर जो कॉमन है, पहले कॉमन ले लो। क्या कॉमन है ही इज, ये कॉमन है ही इज, ये कॉमन है। कॉमन दोनों जगह ही है ना। अब इसको जब हम कंपाउंड बनाएंगे, आपस में सिंथेसिस करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो कॉमन उसको पहले लिख दिया जाता है। तो हमने क्या लिख दिया ही इज, उसके बाद क्या पुअर। अब जोड़ेंगे कहे से बट से, बट अब चूंकि ही एक बार लिखा जा चुका, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अब चलिए इसको जल्दी से हो कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। अब इसको देखिए, कहता द बॉय वाज बीटन, लड़का पीटा गया। अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है। एक हमारा प्रिंसिपल क्लास ये। फिर कहता ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसको क्लास से बाहर कर दिया गया। तो दूसरा हमारा ये भी पूरा दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल क्लास हो गया या इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, कहता द बॉय वाज बीटन, बच्चे को पीटा भी गया और क्या किया गया टर्न आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर भी कर दिया गया, है ना। तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि द बॉय वाज क्या कर देंगे नॉट ओनली बीटन, नॉट ओनली बीटन। हमने कर दिया द बॉय वाज नॉट ओनली बीटन बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास। द बॉय वाज, यहां पर भी वही किया है कि देखिए यहां पर द बॉय जो कॉमन है उसको हमने ले लिया, द बॉय वाज, और ही किसकी जगह पर लगा है द बॉय की जगह पर ही तो ही लग गया है। तो हमने ये कॉमन ले लिया कि द बॉय वाज, ये कर दिया। उसके बाद जो क्रिया है, क्रिया के पहले क्या लगा देंगे नॉट ओनली। भाई एक आदमी है, काम दो उसके साथ हो रहे हैं ना, कौन का, एक उसको पीटा गया, एक उसको क्लास से बाहर कर दिया गया। तो जो काम हो रहा उसके पहले हम नॉट ओनली और बट आल्सो वहां पर लगाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहां पर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। तो यहां पर द बॉय को हमने पहले कॉमन पहले कर लिया, वाज नॉट ओनली बीटन, और उसके बाद ही वाज, ये तो आपका कॉमन हो गया था ना, तो इसको हमने नहीं लिखा। उसके बाद इस क्रिया के पहले क्या लिख दिया बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब यहां पर देखिए बताना क्या है, समझाना क्या है कि अब ये दो प्रिंसिपल क्लास हैं। अब ये दो प्रिंसिपल क्लास जैसे ये हमारी बट से जुड़ करके ये,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब ये वाक्य जुड़ जाता है तो ये जो क्लॉज हमारी बनती है हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक्चुअल में होते दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, लेकिन जब दोनों प्रिंसिपल क्लॉज अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है और एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग। क्लियर हो गई बात की नहीं? समझ में आया कि नहीं बताओ। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए इसको नोट, ये बहुत जरूरी है। हमें अभी तक ये जाना कि वे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं तथा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन मेन क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा शेष सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते, ठीक, तथा शेष क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है या होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। ये हमने किया मेक हेस्ट। क्लॉज क्या है तो समझ में आ गया ना कि जो अपना पूरा अर्थ स्वतः स्पष्ट करते वही हमारा क्या होता है? क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। मेक हेस्ट, शीघ्रता करो। वी शैल मिस द ट्रेन, हमारी रेलगाड़ी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। इसका भी पूरा अर्थ आ रहा, इसका भी पूरा अर्थ आ रहा, दोनों के पूरे अर्थ आ रहे हैं, दोनों के हमारे पूरे अर्थ आ रहे हैं। अब जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा वाक्य को आपस में जोड़ते हैं तो एक वाक्य तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बना रहता है तथा दूसरा वाक्य हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। जैसे हमने लिखा है, जब इसको जोड़ेंगे तो हम कह देंगे क्या? मेक हेस्ट, मेक हेस्ट और फिर आर अथवा क्या हो जाएगा? वी शैल मिस द ट्रेन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या? मेक हेस्ट, हाँ, अदरवाइज, मेक हेस्ट अदरवाइज क्या हो जाएगा? वी शैल मिस द ट्रेन। ठीक, अब यहां पर हमको करना क्या है? देखिए, समझना क्या है कि हमारा ये भाग, इतना भाग, ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ही बना रहता है। अब चूंकि ये सिंथेसिस बन गई ना, ये हमारी सिंथेसिस बन गई कि नहीं बन गई? सिंथेसिस बन गई। तो सिंथेसिस अगर पूछे कि कंपाउंड सेंटेंस में एक्चुअल में होता क्या है तो हम सीधा बताएंगे कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आ गया? अभी तक तो हमने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आया? कोऑर्डिनेट क्लॉज जब एक वाक्य हमारा ये यहां से यहां तक है, एक वाक्य हमारा ये यहां से, जब इन दोनों वाक्यों को हमने आर या अदरवाइज नामक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा तो जितना भी दूसरी तरफ का प्रिंसिपल क्लॉज बच था ये हमारा क्या बन गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता कैसे है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जुड़ने से प्रिंसिपल क्लॉज ही कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब उसके बाद देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज फिर होते कितने प्रकार के? अब सिंथेसिस यहां से चालू होगी। ये तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या, हमने ये जाना। अब कंपाउंड सेंटेंस बनता कैसे? जो हमने आर लगाया, अदरवाइज लगाया, एंड लगाया, नॉट ओनली बट आल्सो, जो हमने कंजंक्शन लगाए, ये कंजंक्शन कहां से आए हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए हम इसको पढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए ये हमारा कंप्लीट होता है कि मेक हेस्ट, एक ये प्रिंसिपल क्लॉज है, एक ये प्रिंसिपल क्लॉज है।
इन दोनों प्रिंसिपल क्लॉजों को हमने आर या अदरवाइज, OTHER, अदरवाइज, सॉरी, अदरवाइज, अदरवाइज है ना, इन दो अलग अलग कंजंक्शनों से क्या किया, हमने इन दो प्रिंसिपल क्लॉजों को आर या अदरवाइज से जोड़ा। जब दो अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉज अलग अलग कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो एक भाग हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में ही बना रहता है और दूसरा भाग हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल जाता है। तो हम इस बिहार पर कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष कोऑर्डिनेट क्लॉज। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती है और उनको वन बाय वन करके हम समझते हैं। अब हमारा कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिनके द्वारा हम दो अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ते थे वो होते कितने प्रकार के हैं, तो हमने लिखा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, निम्न 4 प्रकार के होते। कौन कौन सा? नंबर 1 हमारा है कुमुलेटिव कंजंक्शन, मीन्स हमारा होता है जोड़ बताने वाला संयोजक। दूसरा हमारा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, मीन्स हमारा होता है विकल्प बताने वाला संयोजक। तीसरा हमारा होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन मीन्स विरोध बताने वाला संयोजक। और अंतिम है इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन मीन्स होता है परिणाम बताने वाला संयोजक। अब इसमें कुमुलेटिव में या अल्टरनेटिव में, एडवर्सेटिव और इलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं और उनका हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हमारी कल की क्लास में ये चारों कंपाउंड सेंटेंस के चारों कंजंक्शन कंप्लीट होंगे विथ एग्जांपल।